जी अस्सलाम वालेकुम। पेपर क्योंकि बिल्कुल करीब है, हम ऐसा करते हैं कि चैप्टर नंबर 3 जो आईटी सीरीज़ की बुक है, इसमें चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 जो आपके विजुअल बेसिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हमें जब तक ये क्लियर नहीं होंगे तब तक हमें कोई फ़ायदा नहीं इफ़ एल्स वाली चीज़ें तैयार करने का, हमें लूप्स तैयार करने का, एरेज तैयार करने का। तो एक क्विक ओवरव्यू इन जो है ना, दो चैप्टर्स में जो मेन मेन बातें की हैं, कोशिश करेंगे ज़्यादा को कवर कर सकें। अगर कोई मिस हो जाए तो उसको आप लोग को देख लीजिएगा या आप लोग बता दीजिएगा कि इसमें क्या चीज़ रह गई है, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। लूप के हवाले से जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी लोग उस पर बात कर रहे हैं कि हमें वो वीडियो चाहिए। इसमें ये कि अगर आप देख लें, इसी में लूप के हवाले से डिस्कशन हुई हुई है, इसी जो है ना चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी हुई है वीडियो, जिसमें लूप पे हमने बेसिक काफ़ी डिस्कशन की है, हर तरह के लूप के अंदर डिस्कशन की है। आप एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, इससे ये होगा आपकी प्रैक्टिस होगी। बात वही है जो अक्सर मैंने की है कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएंगे, हम नहीं जानते, क्वेश्चंस अनसीन ही होंगे। हाँ, उसमें कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली यही होगा, तो आपने वहाँ पे भी खुद ही सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है इंशाल्लाह। तो कोशिश करें खुद सॉल्व करने की, नहीं तो साथ साथ जो है ना, अगर मुझसे या जैसे जैसे बनेगा तो मैं कोशिश करता हूँ कि उससे बना दूँ वीडियो, ताकि जो अगर थोड़ी बहुत आपकी हेल्प उससे हो सकती है तो हो जाए। बेसिक पे मैंने बात करनी थी। सबसे पहले ये कि आपके पास विजुअल बेसिक है और ये विजुअल प्रोग्रामिंग का एनवायरनमेंट है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको विजुअल्स प्रोवाइड किए गए हैं, ग्राफिक्स प्रोवाइड किए। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये जनरल जहाँ लिखा हुआ है, आपके पास ये सारे कंट्रोल्स हैं, ये सारे आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह के। अगर आप देखें सबसे बेसिक ऑब्जेक्ट, अगर जिसको मैंने क्लिक किया ये सेलेक्ट हो गया, ये फॉर्म आपका जो सबसे पहले बना हुआ यहाँ पर आ रहा होता है। मैं कोशिश करूँ ज़रा तेज़ से चलूँ ताकि ज़्यादा चीज़ें आपको कवर हो सकें। सबसे बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका फॉर्म है, जिसके ऊपर आप सारी ड्राइंग कर रहे होते हो, जिसके ऊपर आपका सारा जो इंटरफेस है वो ड्रॉ हो रहा होता है। मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बटन यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, यहाँ से ये बटन लेके, इसे हम कमांड बटन कहते हैं ना, इसे इसका नाम कमांड बटन है। इसको मैंने यहाँ यहाँ के ड्रॉ कर दिया था। मुझे अगर लेबल चाहिए, मैंने क्लिक किया और मैंने लेबल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये लेबल इसका चेंज वगैरह कैसे किया जा सकता है, काफ़ी लोग तो ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन इस पर थोड़ी सी डिस्कशन अभी कर भी लेते हैं। इस तरह हमारे पास एक और बेसिक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रोल है टेक्स्ट बॉक्स का, वो मैंने यहाँ के ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसको इसके हवाले से भी डिफरेंट तरह की एडिटिंग चेंजिंग्स वगैरह की जा सकती हैं। बताने का मकसद कि सवाल जैसे आ सकता है कि आप कोई से तीन कोई से चार ऑब्जेक्ट्स के बारे में लिखें, तो आपको चार ऑब्जेक्ट्स नज़र आ गए हैं। फॉर्म हो गया, लेबल हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, बटन हो गया। और भी अगर आपके पास, जैसे अगर ये इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स को आप ड्रॉ करके उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखें। जैसे यहाँ पे एक है ये ऑप्शन बटन, यहाँ पे चेक चेक बॉक्स जो है ना, मैं अभी अगर आपको सादा समझा दूं तो ऑप्शन बटन क्या होता है। आप एक फॉर्म फिल कर रहे हो, वहाँ आपसे पूछता है आपका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल। तो आप मेल या फीमेल में से कोई एक सेलेक्ट करते हो। आपने देखा होगा कभी दो सेलेक्ट नहीं हो पाते, एक सेलेक्ट हो पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑप्शन बटन लगा होता है। नॉर्मली इसको हम बाकी जगह भी रेडियो बटन कहते हैं, यहाँ इसको ऑप्शन बटन कहते हैं। और आपने देखा होगा अगर आपसे पूछे कि जी आपकी ना हॉबीज कौन कौन सी हैं, तो नीचे बहुत सारी लिस्ट है, आप उसमें मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। वहां पे चेक बॉक्स लगा होता है। यहाँ आपके पास एक्सपर्टीज कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी आपकी स्किल्स हैं, तो आपने अगर अपनी स्किल्स जो है ना सेलेक्ट करनी हो, तो मल्टीपल स्किल्स भी हो सकती हैं, तो वहाँ चेक बॉक्स हमेशा लगा हुआ होगा। ऐसा तो नहीं ना कि एक शख्स के पास एक ही स्किल हो, मल्टीपल स्किल्स भी हो सकती हैं, तो वहाँ पे चेक बॉक्स लगा होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फ्रेम है। अगर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को, कंट्रोल्स को अगर एक इकट्ठे जो है ना हमने बनाना है, तो हम लोग एक फ्रेम के अंदर उसको सेट कर सकते हैं। इसको और भी जो है ना इस्तेमाल है, बात हमारे वो कोर्स में इतना नहीं है अभी। पिक्चर बॉक्स वगैरह, पिक्चर आप चाहते हो कि लोगो वगैरह चाहते हो अपने फॉर्म के ऊपर, तो यहाँ से आप बना सकते हो, यहाँ पे ड्रॉ करके फिर इसमें पिक्चर डाल सकते हो। अ, अगर इन्हीं के हवाले से बात करें, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने देखें, आपको ये बताने का मकसद ये था कि आपने जो चैप्टर 3 में डिफरेंट जो है ना कंट्रोल्स के हवाले से पढ़ना है, उनके इवेंट्स, उनके प्रॉपर्टीज वगैरह। तो अगर आप देखें अभी क्या सेलेक्ट हुआ है कि टेक्स्ट बॉक्स, ये देखें ना, ये ब्लू डॉट्स का मतलब है कि सेलेक्ट हुआ हुआ है। आप राइट साइड पे देखें तो प्रॉपर्टी विंडो आ रही है और इस टेक्स्ट बॉक्स की आ रही है। हमारे पास दो तरह से हम प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में या कैटेगराइज्ड में। कैटेगराइज में ज़रा बेहतर हो जाता है। अगर आप देखें कैटेगरी बनी हुई है, अपेयरेंस वाली सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे हैं। बिहेवियर वाली कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पे हैं। तो नीचे आते हैं, डाटा वाली अलग से हैं, ईडीई वाली अलग से हैं, फॉन्ट के हवाले से अलग से। जैसे मैं फॉन्ट आउट करके दिखाता हूँ, उस पर क्लिक किया। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है ना
लेट्स सपोज पेलेटिनो लिखा हुआ है और इसका साइज 16 हो, वैसा लिखा आएगा। ठीक है, और इसमें टेक्स्ट क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर इसकी हमने प्रॉपर्टी सेट की हुई है। हमने हमें पता है कि हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम कहते हैं टेक्स्ट। ठीक है, मैं इसमें 0 लिखूंगा, वहाँ 0 लिखा, आगे 10 लिखा लिखूंगा वो लिखा आएगा, कुछ भी ना लिखूँ तो वो ब्लैंक रहेगा। ठीक है, दोबारा क्लिक किया मैंने अपने बटन पे, अपने सॉरी टेक्स्ट बॉक्स पे, आप देखें कि ये टेक्स्ट बॉक्स, ये बोल्ड में जो लिखा होता है इसका नाम होता है, और आगे जो लिखा हुआ टेक्स्ट बॉक्स उसका नेचर बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट किस किस्म का है। ये बता रहा है टेक्स्ट 1 इसका नाम है और टेक्स्ट बॉक्स है ये बेसिकली। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट तरह के इसकी जो है ना प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको ज़रूर अपने पास एक्सप्लोर करें, देखें कि इसमें क्या क्या नेम, जैसे यहाँ से मैं चेंज करता हूँ मिसाल के तौर पे TXT1 इसका नाम रखता हूँ, तो आप चेंज देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा। जैसे मैंने ओके किया तो इसका नाम चेंज हो गया है, तो कन्फर्म हो गया कि यहाँ पे नाम लिखा आ रहा होता है। इसी तरह अगर मैं क्लिक करता हूँ लेबल के ऊपर, तो हमारे पास लेबल की अपनी जो है ना डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। लेबल का नाम है, लेबल के और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम देखें तो यहाँ लेबल 1 क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि इसमें टेक्स्ट नहीं, इसमें कैप्शन की प्रॉपर्टी होती है। इसका जो कैप्शन सेट करोगे आप वो वहाँ पे लिखा आएगा। फिलहाल मैं लेबल 1 लिखा रहने देता हूँ। मैं नीचे आता हूँ और मैं इसी तरह यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज़ की भी फॉन्ट की, मैं इसको भी 18 करता हूँ और यहाँ से मैं लेट्स सपोज पेलेटिनो ही सेलेक्ट करता हूँ। मेरे पास जो लिखा हुआ है इसके जो है ना कैप्शन के अंदर, उसका फॉन्ट ये सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, मैं ऊपर आता हूँ और कैप्शन में चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज हाय देयर, जो लिखेंगे वो वहाँ पे लिखा आएगा। इसी तरह इसका बॉर्डर वगैरह आप रख सकते हो। अभी मैंने इसी तरह इसका बैक स्टाइल, अभी आप देखें तो ये हमने लैब में किया हुआ बैक स्टाइल, इसका ओपेक है। अभी मैं अगर इसको ट्रांसपेरेंट करूँगा, देखिए क्या फ़र्क आएगा यहाँ पे, ये आपके फॉर्म के साथ हो जाएगा। इसका भी इसका जो है ना बैकग्राउंड नहीं रहेगा, ट्रांसपेरेंट हो गया ये। और भी डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, आप 8-10 प्रॉपर्टीज़ को अपने पास यहाँ ज़रा एक्सप्लोर करो, आपको बुक में याद करने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि ये शॉर्ट में भी चीज़ आ सकती है, मीन्स के नोट के तौर पे फॉलोइंग पे नोट लिखें और उसमें ये चीज़ आ सकती है, प्रॉपर्टी और मेथड को डिफ्रेंशिएट करें, या लेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दें, या और लॉन्ग में भी आया हुआ है ये पहले कि आपके पास जो है ना 3 तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ज़रा उनको एक्सप्लेन करें। और ऑब्जेक्टिव में तो चीज़ें अक्सर ही आती रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने टेक्स्ट बॉक्स देखा, हमने लेबल देखा, इस तरह हमारे पास फॉर्म है। आपने नोट कर लिया होगा, हमने पहले भी काम किया हुआ है कि हम जिस ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है और हमारे पास राइट साइड पे प्रॉपर्टी विंडो में उसकी प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होगा उसकी प्रॉपर्टीज आएंगी। मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो बटन की प्रॉपर्टीज मेरे पास आ रही हैं। अब देखें इसका कैप्शन मैंने लिखा कि लेट्स कमांड 1 लिखा हुआ, मैंने कहा ओके बटन, जो कैप्शन सेट होगा वो वहां पे अपीयर होगा। इसीलिए देखिए अपीयरेंस के सेक्शन में ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है। आपको हो रहा है कि बहुत छोटा लिखा हुआ है, तो आप फॉन्ट में जाके इसको चेंज कर दें, इसका साइज 15 कर दें, उतने साइज में आ जाएगा आपको। और यहाँ से एक फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है या फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, जो आपको करना है आप कर सकते हैं। और ये क्यों इस तरह आ गया, क्योंकि इटैलिक सेलेक्ट हो गया था। तो रेगुलर किया हमारे पास इस तरह, जितने बटन आप बनाना चाहो, जितने आप फॉर्म्स पे काम करना चाहो, आप जितने जो है ना उसको विजिबल करना है, विजिबल नहीं करना है, इसे देखें विजिबल का ऑप्शन है यहाँ पे, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स करेंगे तो विजिबल नहीं होगा। और इसी तरह हमारे पास ये नहीं कह रहा आपको सारी प्रॉपर्टीज याद करनी, सारी सारी तो हमने हमारे कोर्स में भी नहीं है, हमारे काम की भी नहीं है। जो प्रॉपर्टीज हमने, जैसे इसकी पोजीशन वगैरह है, ये देखिए मैं अगर यहाँ चेंज करता हूँ इसे, लेफ्ट से कितना, टॉप से कितना, इसको मैं छोटा बड़ा करता हूँ तो इसकी विड्थ वगैरह, हाइट वगैरह उसके हिसाब से चेंज हो रही है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। हाइट 735 है, आपको 800 करनी है। आपको जो है ना विड्थ इसकी 1935 है, आपको 3000 करनी है। आप इस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हो। ठीक है, एक और बात, ये डिज़ाइन व्यू है ना, हम डिज़ाइन टाइम के ऊपर हैं, इस टाइम पे आप अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर रहे हो। ठीक है, और जब मैं इसको प्ले कर दूंगा तो हमारी अब जो हमारे पास ये फॉर्म है ये रन टाइम पे है। ठीक है, ये रन टाइम है और वो हमारे पास डिज़ाइन टाइम था। कहने का मकसद किसको को मैं स्टॉप करूँ, हम प्रॉपर्टीज़ फ़िलहाल चेंज कर रहे हैं डिज़ाइन टाइम के ऊपर। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो कि रन टाइम के ऊपर भी चेंज की जा सकती हैं।
जैसे आप अगर चैप्टर 3 में ही देखोगे तो आपके पास एक प्रोग्राम है जिसमें आप जो है ना, आई गेस 3 में ही था, मैं एक साथ साथ देख भी लेता हूँ। 3 में ही है, 3.1 है, और उससे पहले एग्जांपल है कि आप जो है ना 3 में क्या हो रहा है, आप बटन पे क्लिक करे हो, हाइट बढ़ रही है, हाइट जो है ना कम हो रही है। 4 बटन्स बनाए हुए हैं, एक बटन हाइट इंक्रीज करने का, एक डिक्रीज करने का, एक जो है ना विड्थ इंक्रीज एंड डिक्रीज करने का। इसकी वीडियो भी बनी हुई है, आप लोगों ने शायद देख भी ली हो। इसमें प्रॉपर्टीज जो है ना रन टाइम के ऊपर चेंज हो रही हैं। इसी तरह से अगर आप चैप्टर 3 में और देखते हो, इवेंट्स हैं, आपके पास कीबोर्ड के अलग इवेंट्स हैं, आपके पास माउस के अलग इवेंट्स हैं। तो आप जो है ना इन इवेंट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं क्या कहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसके कोड में जाता हूँ, कोड विंडो, और मैं क्या कह रहा हूँ, जब फॉर्म पे क्या हो, ये तो चले लोड आ गया, लोड का उसका फंक्शन आ गया, मेथड आ गया। मैं चाह रहा हूँ जब लोड, जब फॉर्म के ऊपर क्या हो, लेट सपोज मैंने यहाँ से की डाउन, जब फॉर्म के ऊपर की डाउन प्रेस करूँ ना, तो क्या काम हो, क्या काम करने, हम वो काम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। कुछ प्रिंट कराना है, कुछ इनपुट लेनी है, कोई एक्शन परफॉर्म कराना है, मुझे कोई और जो है ना इवेंट, जैसे की डाउन नहीं, जब कोई भी की प्रेस हो तो क्या होगा, ये देखेंगे, इसका अलग से एक इवेंट आ गया की प्रेस का। और एज अ होल ये क्या बना, ये हो गया, या ऊपर वाला हो गया, या ये नीचे वाला हो गया, ये सब क्या है, ये हमारे पास इवेंट हैंडलर्स कहलाते हैं, इवेंट को हैंडल करने वाले। की प्रेस का इवेंट फॉर्म पे जब की प्रेस का इवेंट जब फॉर्म पे अकर करेगा, तो यहाँ पे क्या डिफाइन हो रहा है कि उसको हैंडल कैसे करना है, तो ये चीज़ कहलाती है इवेंट हैंडलर। इसको हम कहते हैं इवेंट हैंडलर। ठीक है। इसी तरह हमारे पास की के अलावा हमारे पास माउस के, मतलब की प्रेस, की डाउन, की अप, तो कीबोर्ड के, माउस के भी हमारे पास हैं। जैसे आप कहते हो माउस मूव, ये देखें, जब फॉर्म पे माउस मूव करे, नहीं, जब फॉर्म पे माउस अप हो, आप क्लिक करते हो तो माउस डाउन जाता है ना, रिलीज करते हो तो अप जाता है। इसी तरह यहाँ पर आप माउस फॉर्म पे जब क्या करो, डबल क्लिक करो, इसका अलग से डबल क्लिक का आ गया। ठीक है। तो इस तरह हमारे पास आप पेज नंबर 60 पे भी देख रहे होगे, 58 59 पे भी देख रहे होगे कि कीबोर्ड के हवाले से और माउस के हवाले से हमारे पास मुख्तलिफ इवेंट्स हैं जिनको आप डिफाइन कर सकते हो। इन्होंने नेक्स्ट एग्जांपल में बताया हुआ है, आप माउस मूव करें उसके कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं, और नीचे एक बॉक्स बनाया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स में, वो बता रहा है इवेंट क्या क्या अकर कर रहा है। अगर आप फॉर्म पे क्लिक कर रहे हो तो लिखा आ रहा है, वहाँ पे क्लिक किया आपने, डबल क्लिक कर रहे हो तो वहाँ डबल क्लिक लिखा आ रहा है, और इस तरह सारे काम हो रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है ना चैप्टर 3 था, फोकस है। फोकस में अगर आप देखें तो फिलहाल तो हमारे पास एक ही बटन है और वही सिलेक्टेड है, तो मीन्स के फोकस उसके ऊपर है। अभी मैं अगर एंटर करूंगा तो मैंने इसके पीछे एक्शन परफॉर्म नहीं किया, डिफाइन नहीं किया, नहीं तो क्या हुआ, ये बटन हमारे पास सिलेक्टेड है। जैसे ही मैं अगर इसे एंटर करूंगा, अभी क्यों कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इस बटन के पीछे क्या होगा, डबल क्लिक करूं तो ये देखिए मैंने डिफाइन ही नहीं किया हुआ। कमांड 1 पे जब क्लिक हो तो क्या करना है वो नहीं जानता, इसलिए उस पर जो है ना कुछ डिफाइन ही नहीं हुआ, इसलिए नहीं हो रहा। तो हमारे पास फोकस ये चीज़ होती है। दो अगर बटन हैं हमारे पास, तो अगर आप देखें पेज 63 पे भी देखें, तो उसने आपको सिखाया यही है कि जो एक एक वक्त में एक ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होता है, जो सेलेक्टेड होता है मीन्स के फोकस उसके ऊपर होता है, उसका काम परफॉर्म होता है। हमारे पास चैप्टर 4 में अगर हम बात करें तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो हमारे पास डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, उनके मीनिंग्स और पर्पसेस पहले से डिफाइन होते हैं, हम चेंज या एडिट नहीं कर सकते। अगर आप इसी में देख लें तो ये प्राइवेट क्या है कीवर्ड, सब क्या है कीवर्ड, एंड क्या है कीवर्ड, तो डिफरेंट हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं। हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं। अगर हमने न्यूमेरिक फॉर्म में डाटा स्टोर कराना है और होल नंबर्स में कराना है तो हमारे पास इंटीजर होती है, और बड़े होल नंबर्स हैं तो हमारे पास लॉन्ग टाइप होती है। इनकी डाटा टाइप्स, इनके साइज आपने याद रखने, पेज 74 पे बात हो रही है। सिंगल है, डबल है, इनके साइज क्या होते हैं आपने जहन में रखना है। सिंगल पॉइंट वाली वैल्यूज़, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को भी अगर आपने स्टोर कराना हो, और डबल उससे बड़ी वैल्यूज़, अगर पॉइंट में बड़ी वैल्यूज़ हों, करेंसी अगर डायरेक्ट स्टोर करानी है, स्ट्रिंग अगर स्टोर कराना है, नाम है आपका, एड्रेस है, कोई लोकेशन है, इस तरह। डेट टाइप भी होती है, अगर आपने डेट वगैरह स्टोर करानी है, और आपके पास इस तरह वेरिएंट, अगर आपने कोई ख़ास किस्म का मतलब टाइप डिफाइन नहीं की, तो जिस किस्म का उसमें डाटा आएगा, जिस किस्म का उसमें डाटा आएगा उसकी टाइप ऑटोमेटिकली वो बन जाएगी। तो वो आपको अगर कंफर्म ना हो कि आपका डाटा टाइप क्या होगी, तो आप वहाँ पर वेरिएंट टाइप रख लेते हो। आप उसमें न्यूमेरिक डाटा डालोगे तो न्यूमेरिक टाइप बन जाएगी उसकी, वो ऑटोमेटिकली इंटीजर उठा लेगा। अगर आप उसमें पॉइंट्स वगैरह डालोगे तो ऑटोमेटिकली उसको वो सिंगल बना देगा। और अगर आप उसमें डबल कोट्स के साथ कुछ लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली उसको स्ट्रिंग बना देगा।
इसी तरह वेरिएबल डिक्लेयर कराने के मुख्तलिफ रूल्स होते हैं आपके पास। सपोज आपने वेरिएबल डिक्लेयर कराते कैसे, डिम के कीवर्ड से, डिम ए एज इंटीजर। अब ए एक इंटीजर बन गया, डिम बी एज इंटीजर, तो वेरिएबल आपने डिक्लेयर करा दिया। ठीक है, आपका एक और की चीज़ होती है, चैप्टर 4 के एंड पे लिखिए आर ई एम रीमार्क्स। आपने कमेंट अगर बनाना हो, अब देखें ग्रीन हो गया, इट मीन्स कि अब ना ये लाइन मेरे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रही, ये कमेंट हो चुकी है, ये मेरे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नॉर्मली आपने अगर अगर लेट्स सपोज प्रोग्रामिंग की हो, ये खास सेक्शन क्यों बनाया, ये खास 8-10 लाइनें क्या काम कर रही हैं, अगर आपने उसका लॉजिक एक्सप्लेन करना हो तो आप अंग्रेजी लिखोगे तो एरर आ जाएगा। आप अंग्रेजी लिखो लेकिन उससे पहले रेम लिख दो, रीमार्क्स यानी कि कमेंट्स लिख दो, तो वो चीज़ आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहती। मैंने क्यों किया, मैंने आपको बताने के लिए, अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं लेट्स से ए और बी, और उनकी टाइप सेम है, तो मैं इनको ऐसे भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, डिम ए एज इंटीजर, ए एज डिम ए एज इंटीजर, कॉमा बी एज इंटीजर। मतलब कि आप एक डिम के साथ कॉमा लगा के दो वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हो। अगर मैंने ए को डिक्लेयर कर दिया एज एन इंटीजर, तो मैं दोबारा से ये नहीं कर सकता डिम ए एज फ्लोट, ये फ्लोट नहीं सॉरी सिंगल, ये चीज़ बाद में जाकर प्रॉब्लम करेगी। ए आपका वेरिएबल ऑलरेडी एज एन इंटीजर डिफाइन हो चुका है, आप उसको सिंगल के तौर पे दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते। एक वेरिएबल का नाम है लेट्स सपोज A1, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपके वेरिएबल का नाम A1 हो सकता है, नंबर आ सकता है, लेकिन ये नंबर शुरू में नहीं आ सकता। आपने देखा है एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर कंपाइल एरर, मीन्स के आपके आइडेंटिफायर का नाम, वेरिएबल का नाम न्यूमेरिक से शुरू नहीं हो सकता। A1 A2 वगैरह हो सकता है, लेकिन नंबर से शुरू नहीं हो सकता। और इसके अलावा रूल्स लिखे हुए, वो आप जो है ना पेज 75 से पढ़ो इसे। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने खुद से कोई वैल्यू असाइन करनी है, अब क्या करो, लेट सपोज A1 को आपने कहना 10 के बराबर, तो ठीक है ऐसे आप लिख सकते हो। अब जहाँ पे भी आप A1 लिखोगे, बात जो है ना 10 की हो रही है। हम कंफर्म कर लेते हैं, मैं प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ, और प्रिंट क्या, प्रिंट A1 करके देखते हैं ऐसा होता भी है कि नहीं। ये क्या लाइन क्या चलेगी, A1 में 10 मैंने वैल्यू दी और कहा है कि A1 प्रिंट हो जाए, जरा करके देख लेते हैं। चलाना पड़ेगा ना, चलाया और फॉर्म पे 10 प्रिंट हो गया। ठीक है, वो सब कुछ जो मैंने पहले बनाया है वो तो एज इट इज़ ही आ रहा है, हाँ कर लेते हैं। ठीक है जी, तो कंफर्म हो गया कि वेरिएबल को ऐसे वैल्यू दी जा सकती है, लेकिन हाँ ऐसे नहीं लिख सकते आप, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये देखें एरर आ जाएगा, 10 इक्वल्स टू A1 नहीं है, हाँ A1 इक्वल्स टू 10 है। आप A1 की वैल्यू यूज़र से भी मांग सकते हो अगर चाहते हो, तो ए आप इनपुट बॉक्स के थ्रू, इस चैप्टर में आगे जाके डिस्कस हुआ है इनपुट बॉक्स, और क्या करना है आपने, एंटर वैल्यू, और लेट सपोज A1 लिख दिया। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ जानी चाहिए, A1 में, दैट्स इट। इस तरह से लिखा जा सकता है। आप इनपुट बॉक्स को प्रॉपरली लिख सकते हो, 3 उसके पार्ट्स वगैरह डिफाइन भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम आपको इतना ज़रूर लिखना होगा। अब क्या होगा, पहले वो A1 की वैल्यू मांगेगा और उसके बाद प्रिंट कर देगा। चलो देखते हैं, जब बटन पे क्लिक हो रहा है, देखें कमांड 1 अंडरस्कोर क्लिक ना, जब ये वाला इवेंट अकर करेगा, वो कह रहे हैं हाँ जी वैल्यू डालो, मैंने कहा 50, उसने कहा ये लो जी 50, साथ ही आपने नेक्स्ट कहा था कि A1 प्रिंट कर देना। यहाँ हमने प्रिंट की स्टेटमेंट देख ली, इनपुट बॉक्स को हल्का सा रिवाइज कर लिया, चैप्टर के एंड पे भी लिखा हुआ है, उसको लाजमी गो थ्रू कर लीजिएगा। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन क्या होती है, रीड कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स थ्योरेटिकल सा टॉपिक है। इसी तरह आपके पास डिफरेंट तरह के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इसको ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। ऑपरेटर्स वगैरह आप ऑलरेडी जानते हो। सपोज मेरे पास A1 और B1 है, मैं A1 की वैल्यू मांग रहा हूँ और B1 की वैल्यू भी मांग रहा हूँ। क्या था जी, इनपुट बॉक्स ब्रैकेट ओपन, एंटर वैल्यू फॉर B1 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, मैं प्रिंट नहीं कराना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ यार एक काम करो, मैं कहता हूँ कि C1, मैं 1 1 क्यों लिखे जा रहा हूँ, वैसे इसको छोड़ देते हैं ना, सिंपल करते हैं ABC, और मैं क्या करूँ, C बराबर है जी A प्लस B के, और अब कह रहा है वो प्रिंट कर दो। अगर मैं प्रिंट C लिखता हूँ तो आपको ऑलरेडी देख चुके हो A प्लस B का जो सम होगा वो हमारे पास आ जाएगा। कर लेते हैं चलें,
पहली वैल्यू 2, दूसरी वैल्यू 5 और 7 आ गया। लेकिन अब थोड़ा बेहतर ना बनाएं कि पता लगे 7 क्या है, 7 कहाँ से आया है, 7 एक्चुअली है क्या, ए और बी का एडिशन है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड से जोड़ते हैं। एंड से ना मैं ये सी को और डबल कोट्स वाले स्ट्रिंग को जोड़ रहा हूँ, कनकैटिनेट कर रहा हूँ। यहाँ मैं डबल कोट्स में कुछ भी लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू लेट्स से सी। अब ए प्लस बी एज इट इज मेरे पास फॉर्म पे आएगा 5 10 क्या हो रहा है 5 सॉरी सॉरी पहली वैल्यू एंटर नहीं, दोबारा चलाते हैं। तो कह रहे, मैंने कहा 5, दूसरी वैल्यू मैंने कहा 10, ए प्लस बी इक्वल्स टू 15, क्योंकि यहाँ सी आ रहा है। आप सी में अगर नहीं भी स्टोर कराते कोई मसला नहीं, आप क्या करो ए प्लस बी डायरेक्ट लिख दो। ए प्लस बी जो है ना वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा, ए प्लस बी कनकैटिनेट होगा। हम ज़रा और आसान काम करते हैं। ए प्लस हो रहा है तो ए माइनस भी तो हो सकता है, ए माइनस हो रहा है तो ए मल्टीप्लाई भी तो हो सकता है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए डिवाइड भी तो हो सकता है। और यही काम यहाँ भी कर देते हैं ताकि कोई मसला हमें ना हो। हाँ जी, वैल्यू डाली 10, दूसरी डाली 5, 15 होता है आजकल, ये 5 होता है, ये 50 होता है और ये 2 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कनकैटिनेशन वाला टॉपिक भी हमने कर लिया। इनपुट और आउटपुट के हवाले से मैं कुछ तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैसेज बॉक्स इसमें बस रह गया। मैसेज बॉक्स में आपको इसी में बता देता हूँ, चलें। अगर आप फॉर्म पे नहीं चाहते, अलग एक मैसेज बॉक्स में चाहते हो, तो सपोज एक मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग रीड कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इसकी अलग अलग वीडियोस भी बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो बहुत डिटेल्स इसको मैंने बताया हुआ है। अभी ओवरव्यू है इसलिए मैं ज़रा जल्दी कर रहा हूँ। मैसेज बॉक्स, ठीक है। और अगर मैं यहाँ मैसेज बॉक्स लिख दूँ, देखने चलता है कि नहीं चलता। पहली वैल्यू 50, दूसरी वैल्यू 2, तो वही चीज़ मेरे पास मैसेज बॉक्स में आ गई है। आप चाहें तो यहाँ बटन्स कौन कौन से होंगे बता सकते हैं, पेज नंबर 92 93 पे बताया हुआ है। चाहें तो यहाँ पे क्या लिखा है बता सकते हैं, यहाँ आइकन क्या बनाए तो बता सकते हैं। आपको तैयार करना है, मैसेज बॉक्स हो गया, टेक्स्ट बॉक्स में भी इनपुट आउटपुट की जा सकती है, वो आप लोग थोड़ा खुद से देख लें। मैंने ऑलरेडी बताया कि मैसेज बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, प्रिंट, इस सब की सेपरेट सेपरेट वीडियोस बनी हुई हैं। उसको लाजमी अपने पास जो है ना इसको नोट करें, देखें, ताकि चीज़ें आपको ज़रा क्लियर हो जाएं। मैंने कोशिश की है ज़रा तेज़ी से इन 2 चैप्टर्स को ओवरव्यू करूं, ताकि आप लोगों की तैयारी ज़रा अच्छी हो सके। बहुत बेहतर होगा अगर आप लोग ने जो है ना साथ बुक खोली हो। अगर बुक खोले बिना खाली सुन लिए तो, और तैयारी भी नहीं है, तो बुक खोल के ज़रा इस चीज़ों को सुन लें साथ। जहाँ मैं कहा है इसको नोट करें, चीज़ों को वहाँ पॉज करके नोट करें, बुक पे नोट करें, ताकि ज़रा चीज़ें यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने के बहुत चांसेस होते हैं ना। तो हम ज़रा अच्छे तरीके से, किस्मत अच्छी हो तो शॉर्ट कोई लॉन्ग वगैरह भी यहाँ से आ सकता है, तो इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। ऑल द वेरी बेस्ट एग्ज़ाम्स के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब फरमाए, और इसको जो है ना अच्छे तरीके से देखें, और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन।